इन ममालिक ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे किए, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाया और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया, मगर किसी ने भी फलस्तीनी आज़ादी या इसराइली कब्जे के खात्मे को शर्त नहीं बनाया। मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटीज में था ही नहीं। इसराइल को नॉर्मलाइज करके फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़का गया और इसराइली जारियत को नजरअंदाज करके ताल्लुकात का जवाब पैदा किया गया। हर मुल्क ने इस मुआहदे में कुछ ना कुछ हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे मिले, मराकश, मगरबी सारा पर अमरीकी हिमायत हासिल हुई और सूडान की बात करूं तो दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाला गया और नेतन्याहू उसने तो वो सब कुछ हासिल कर लिया जो दहाइयों से इसराइली क़यादत चाहती थी, और वो था अरब दुनिया की खामोश रजामंदी। उसने फलस्तीन की जमीन का 1 इंच दिए बगैर अरब हुक्मरानों से हाथ भी मिलाया और तस्वीरें भी खिंचवाई। दुनिया ने इसे अमन की पेशरफ्त करार दिया, मगर फलस्तीनी अवाम ने इसे धोखा और गद्दारी कहा। बिल्कुल ठीक कहा। नेतन्याहू जानता था ये सिर्फ सियासी चाल नहीं है बल्कि नफसियाती जंग है। वो चाहता था कि अरब हुक्मरानों की मुस्कुराहटें पूरी मुस्लिम दुनिया को ये मैसेज दें, ये पैगाम दें कि अब फलस्तीन खुदा न ख्वास्ता माजी की बात है, जब गजा के बच्चे भूख, बमबारी और मुहासरे का शिकार थे। तलबीब की बुलंदो वाला इमारतों में ज़रा सोचें, पार्टियां सजाई जा रही थी, पार्टियां हो रही थी, वहाँ पे जश्न मनाए जा रहे थे। जब मगरबी किनारे से खून बह रहा था तब अबू धाबी में कॉफ़ी पे मुस्कुराहटों के साथ मुआहदे हो रहे थे। ये सब सिर्फ सियासत थी? सिर्फ सियासत नहीं थी, ये तरजीहात की प्रायोरिटीज़ की तब्दीली थी। ये मैसेज था, ये पैगाम था कि अगर आप अपनी याददाश्त से फ़लस्तीन को मिटा दें तो दुनिया भी उसे भूल जाएगी। ये मुआहदे इसराइली जुल्म की पर्दापोशी का जरिया बने। ये महज सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, ये ज़मीर की नीलामी थी, और जब ज़मीर खामोश हो जाए या नीलाम हो जाए तो फिर जुल्म बोलने लगता है। नेतन्याहू ने कोई नक्शा नहीं बदला, उसने सोचने का जाविया बदल दिया। फ़लस्तीन जो कभी मुस्लिम उम्मा का मुकदमा था, पूरी मुस्लिम उम्मा का एक मुकदमा था, अब सिर्फ एक याद बनता जा रहा है। और यही इस जंग की सबसे बड़ी फतह थी, फरामोशी। अब वक्त है कि हम सिर्फ फ़लस्तीन को याद ना करें, कुछ अमली तौर पे करें, बस ज़बानी जमा कर से आगे बढ़ें, दोबारा इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अब नहीं तो कब ज़मीर जागेगा मुसलमानों का? क्योंकि जब तक हम अपनी तरजीहात तय नहीं करेंगे तब तक नेतन्याहू जैसे लोग हमारी तारीख लिखते रहेंगे, और तारीख गवाह है फ़लस्तीन को तन्हा छोड़ा गया। 1948 की अगर मैं बात करूं, इसराइल के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। अरब ममालिक ने मज़ामत ज़रूर की, लेकिन इत्तेहाद व हिकमत अमली के फुकदान के बायस शिकस्त हो गई। फिर मैं 1967 की अगर बात करूं, 1967 इसराइल ने 6 दिनों की जंग में मगरबी किनारा, गजा, गुलान की पहाड़ियां और मशरकी जो यरूशलेम है उस पर कब्जा कर लिया। 1981 की अगर बात करूं तो इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों को अपने इलाके में शामिल कर लिया, और इस जुल्म के खिलाफ जो पहली मज़ामत है वो दिसंबर 1987 पहला इंतफाजा हुआ। और वो क्या थे? 1948 में 1948 में इसराइल नाम की एक नाजायज सिहोनी रियासत के क़याम से लेकर 1987 तक 1987 तक के जो 20 साल के अरसे में इनके दिलों में आतिश फिशां के लावे की तरह खोल रहे थे, और कदम कदम पर जो सिहोनी जो सितम जमीनों जायदादों पर जाबिराना कब्जों और गैर कानूनी बस्तियां आबाद करने के बेशुमार वाक़ियात ने इस लावे में मजीद खुलाव पैदा कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर ये जो 1987 दिसंबर, उसमें ये लावा फट पड़ा। गजा के शिमाल में एक यहूदी ने जानबूझकर अपनी गाड़ी फ़लस्तीनी मजदूरों के एक गिरोह पर चढ़ा दी, जानबूझकर। उसके नतीजे में 4-5 मजदूर कुचले गए, और उससे फ़लस्तीनियों का जो जज्बा इंतकाम है वो भड़क उठा, और उन्होंने जवाबन इसराइलियों पर हमले किए। और मामला गजा तक महदूद ना रहा, बल्कि ये हंगामे खैमा बस्तियों और जो बाकी इलाके हैं, ख़ासतौर पर अगर यरूशलेम की बात करूं, वहाँ तक यानी हर तरफ फैल गए। और इसे आप कह लें कि गुलेलों वाला इंतफाज़ा भी कहा जाता है। अच्छा, 2000 में जो दूसरा इंतफाज़ा, जिसको इंतफाज़ा अक्सा कहा जाता है, सितंबर 2000
इसराइल में इंतखाबात होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे, और जो इसराइली ऑपोजिशन लीडर थे उन्होंने क्या किया कि लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए, अगर मैं कहूँ कि इंतहाई शैतानी जहन के साथ, शरंगेजी के साथ, सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मस्जिद अक्सा जाने का ऐलान किया, और उसी हरकत ने एक नए तूफान को जन्म दे दिया। और 1000 जो एहलकार थे और अपने जो सियासी कारकुनान थे उनके साथ मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करते हुए वो इसके अहाते में घुस गया, और इस अमल ने मुसलमानों के जज्बात भड़का दिए। वो अपने मुकद्दस मुकामात की बेहुरमती बर्दाश्त न कर सके। हड़तालों, पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। इसराइली हुकूमत ने इन मुजाहिरों की आग ठंडी करने की बजाय ताकत का बेदरीग और इंतहाई सफाकाना इस्तेमाल किया। सिर्फ इब्तदाई चंद दिनों में इसराइली फौज ने 1 मिलियन फायर्स किए। आंसू गैस के शेल, रबड़ की गोलियां भी बरसाई जाती रहीं, और एक इसराइली के बदले में 20 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया जाता रहा। 20 से ज्यादा। द 100 Years War on Palestine के जो मुसन्निफ हैं डॉक्टर राशिद खालिदी, उन्होंने पहले और जो दूसरे जो उनका इंतफाजा था उसमें अमवात के जो अदाद शुमार दिए, उनके मुताबिक पहले में जो अफराद मारे गए उनकी तादाद तकरीबन 1600 थी, और जबकि दूसरे में ये तादाद 6600 तक पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज गजा एक मक्तलगाह बना हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाला सिलसिला, और आज की तारीख देख लें 18 जुलाई 2025, 2 साल होने को हैं। इसराइल की बर्बरियत में 58,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, 58,000 से ज्यादा। मगर सवाल फिर वही है, जब इसराइल लड़ाका तैयारे गजा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाते हैं, जब मस्जिद अक्सा पर काबिज फौजी नमाजियों पर गोलियां चलाते हैं, जब फलस्तीनी माएँ अपने बच्चों की लाशें उठाती हैं, तो फिर उसी वक्त खलीज की रियासतों में इसराइली सफीरों के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही होती हैं। ये सब महज मुआशी मुफाद, आलमी दबाव या सियासी फायदे के लिए किया गया। नेतन्याहू ने इस मौके को यकीनी तौर पर गनीमत जाना, और उसने अरब रहनुमाओं को अमन, तरक्की और जदीदियत के ख्वाब दिखाए, और बदले में वो फलस्तीन की हकीकत को पर्दे के पीछे धकेलने में कामयाब भी रहा। ये सब सिर्फ सियासत नहीं थी, ये नफ्सियाती हमला था। नफ्सियात के साथ खेला गया। ये उम्मत को बावर कराने की कोशिश थी कि फलस्तीन अब एक पुराना नारा है, अब नए दौर में तरक्की, सरमायाकारी और अमन की बात करो। नतीजा ये हुआ कि फलस्तीन एक जिद्दोजहद की वजह की बजाय यादों का हिस्सा बनने लगा। सब ने बस मजम्मती बयाना देने का सिलसिला शुरू कर दिया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। अरब नौजवान जो भी फ़लस्तीन की आज़ादी को अपना मिशन समझते थे, अब इसराइली कंपनियों में मुलाजमत कर रहे हैं, और मुलाजमत करके अपनी अपनी तरक्की का जीना समझ रहे हैं उस मुलाजमत को। और मस्जिद अक्सा की जो आहो बका है वो यकीनी तौर पे दबती हुई दिखाई दे रही है। आलमी मीडिया की रौनक बन गए जो नॉर्मलाइजेशन के सेमिनार्स हैं। अब ये सवाल हम सब से है, मुझसे भी है, आपसे भी है, सबसे भी। मैं तो सवाल उठा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। क्या हम भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे, या हम अपनी जो तारीख है, अपनी मिरास है, अपने ईमान से जुड़े इस मसले को दोबारा जिंदा कर पाएंगे? कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली, उसने हमें नफ्सियात की मार मारी नेतन्याहू ने, क्या हम अपनी हिकमत अमली से, स्ट्रैटेजी से, जहन से सोच विचार करके किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते? कोई सोल्यूशन तलाश नहीं कर सकते? ये वक्त सिर्फ जज्बाती नारों का, मुजम्मती बयानात का नहीं है, बल्कि हमें प्रैक्टिकली कुछ करना है, हमें जिद्दोजहद करनी है, हमें हिकमत अमली स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आज हमने फ़लस्तीन को फरामोश कर दिया तो कल हमारी तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। फ़लस्तीन को याद रखना, उसकी हिमायत करना, उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये सिर्फ सियासी अमल नहीं है, बल्कि ईमान का हिस्सा है। बतौर मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमानी फ़र्ज़ है। ये हमारा एक इम्तिहान है, मुस्लिम उम्मा का, उम्मत मुसलमा के ज़मीर का इम्तिहान है। और इस बार तारीख लिखने से पहले हमें ये तय करना होगा कि क्या हम ज़मीर के ज़िंदा लोग हैं या फिर खामोश सौदागर हैं।